हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। बेटा आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका मैं नोट्स बना दिया हूँ और इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। इसका पहला जो पार्ट है मैं यहाँ पे आपको कार्ट में लगा दे रहा हूँ और इसका मैं जनरली पूरा का पूरा नोट्स आपको जनरली हैंडल कर दूंगा, तो रूरल डेवलपमेंट का पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस पार्ट के बाद जैसे ही ये पार्ट आपको पहुंचेगा 2 से 3 दिन लगेंगे, पूरे के पूरे रूरल डेवलपमेंट का जो भी नोट्स है आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ रूरल डेवलपमेंट फुल पार्ट करके मिल जाएगा आपको। आप वहाँ सर्च करेंगे, आपको पूरा का पूरा रिजल्ट वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पार्ट आप इसको देख लीजिएगा तो आप ताकि कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें कि क्या मामला है। दूसरा पार्ट हम चालू करते हैं। चलो ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो अब देखो यहां से जब तुम्हारी अगले पार्ट की शुरुआत होती है तो उसमें एक क्वेश्चन कहा जाता है कि एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, बहुत बड़े तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आप कैसे जो फूड है वो कैसे आप फूड जो खरीद पा रहे हैं, जो फूड आप परचेज कर पा रहे हैं वो कैसे आपको मिल रहा है, इसके बारे में एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। जनरली इसमें क्रिएटिव हेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हेड के क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि भैया कि फूड परचेज अगर कर रहे हैं तो वो आप तक कैसे पहुंच रहा है। इसी सिनेरियो को हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या कहते हैं भैया? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग होती है ये कुछ बेसिक आइडिया की चीज़ों पे चलती है। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? तो पहला देखो असेंबलिंग, पहला क्या है भैया? असेंबलिंग करना। दूसरा क्या है? स्टोरेज। दूसरा क्या है? स्टोरेज। तीसरा क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग। चौथा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। पांचवा क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। एंड द लास्ट वन इज ग्रेडिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये 5 हेड दिए गए हैं जो कि पूरे के पूरे इसी सिनेरियो को समझाते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई सेव उग रहा है, हिमाचल प्रदेश में अगर कोई सेव उग रहा है तो वो आपके यहाँ कैसे पहुंचा है, वो आपके यहाँ जो वो ग्रेडिंग सिस्टम उस पर देखते हो वो कैसे आपके यहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है इसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू, जिसमें कमोडिटी की क्या होती है? असेंबलिंग होती है। पेड़ पे लगे हुए जो फल होते हैं उनको तोड़ा जाता है, फिर उनको स्टोर किया जाता है, कहीं वेयर हाउस होगा वहां पे स्टोर करेंगे, अब उनको प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस करने का मतलब क्या होगा? कमोडिटी की प्रोसेसिंग होगी। जो अच्छे फल होंगे उनको एक जगह रखा जाएगा, जो खराब फल होंगे उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा। फिर उन फलों को कहां कहां भेजना है, मान लो कि हिमाचल प्रदेश से वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद पैकेजिंग करेंगे उनकी, मतलब उन सामानों को एक बड़े बड़े कार्टून में उनको रखेंगे और उनको ग्रेड करेंगे कि 100% है कि 10% है कि 80% है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू हमारे यहां पहुंचते हैं और हम उनको यूज भी करते हैं। देखो सेव तो ऐसा तो है नहीं कि सेव तुम्हारा पंजाब में ही, सेव तुमको पंजाब में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, मगर उगता कुछ बेसिक ही ऐसे एरियाज में है जहां पे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो। कश्मीरी सेव जो होगा थोड़ा सा ठंडा होता है वहां पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ के जो सेव होते हैं वो आपको ऑल ओवर इंडिया मिल सकते हैं। तो कैसे मिलते हैं? वो इसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि रूरल डेवलपमेंट जो रहा वो रूरल डेवलपमेंट कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो रही थी और उसका एक बढ़िया सिनेरियो है। ये तो बात हो रही थी जब अभी की सिनेरियो की बात हो रही थी। इसके बाद इसी में एक टॉपिक है जिसमें कहता है कि प्रायर इंडिपेंडेंस के समय, मतलब कि हमारा जब देश आजाद हुआ था उस आजादी के पहले की अगर हम बात करें तो हमारी स्थिति एग्रीकल्चर मार्केट की क्या थी? तो सबसे पहले तो यह था कि जो लैंडर्स थे, जो कमोडिटी को खरीद रहे थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीद रहे थे, वो फॉल्टी वेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका इस्तेमाल कर रहे थे? फॉल्टी वेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब फॉल्टी वेट्स का मतलब क्या हो गया? अब 1 किलो का जो बाट होता है, जो 1 किलो का, पहले के जमाने में तो ऐसा तो था नहीं कि डिजिटल मशीन थी कि डिजिटल मशीन पर रखे और तुमको पता चल गया कि ये 100 ग्राम का है कि 200 ग्राम का है कि 300 ग्राम का है। अब पहले के जमाने में तो लोहे वाले बाट हुआ करते थे, बड़े बड़े लोहे के 1 किलो के, 2 किलो के, 3 किलो के, 4 किलो के बाट हुआ करते थे। अब उसी बाट के हिसाब से सामान को खरीदा जाता था या बेचा जाता था। बट अब ये फॉल्टी सिस्टम इस्तेमाल करते थे। अब वो जो बाट हुआ करता था उसकी वैल्यू हो सकती थी 700 या 800 ग्राम होती थी, तो ये उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दूसरे की बात करें तो मैनिपुलेटिव अकाउंट, मैनिपुलेशन इन अकाउंट। ठीक है, मैनिपुलेशन इन अकाउंट। अब ये मैनिपुलेशन इन अकाउंट का मतलब क्या हो गया?
मैनिपुलेशन इन अकाउंट का मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई फार्मर बड़े लॉट में किसी सामान को बेचता है, आज भी ये होता है कि मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई बोरा है, आज भी होता है, पहले भी चला आता रहा। अब उसमें मान लो कि गेहूं है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में? उसमें आई गेहूं है। अब ये जो सूत का बोरा होता है, यानी जूट का, ये क्या होती है, जूट की एक बोरिया होती है, ठीक है। इस जूट की जो बोरिया होती है, इसकी वैल्यू मान लो कि अब इस जूट के बोरिया में अगर हम चावल लगाते हैं या फिर अगर हम गेहूं की बात करें, वीट की बात करें, तो ओवरऑल वेट में मान लो ये 45 kg और 500 ग्राम का वेट दिखाता है। कितना दिखाता है? 45 kg 500 ग्राम का ये वेट दिखाता है। अब यहां पे जो तुम्हारा जो मिडिल मैन रहेगा वो 500 ग्राम का जो वेट है वो काट देगा, कहेगा कि भैया ऐसा है कि 500 ग्राम का कोई मतलब नहीं है, बोरिया ही हमारी 500 ग्राम की है, तो आपसे 500 ग्राम किस बात का लेंगे हम? तो फॉल्टी वेट भी इस्तेमाल कर रहे थे और अकाउंट्स में भी मैनिपुलेट कर रहे थे। अब ये सोचो कि हर बोरिया पे 500 ग्राम, मतलब हर बोरी पे 500 ग्राम काट रहा है। अगर 1000 बोरी कोई बेच रहा होगा तो उसका तो 50 किलो गेहूं चला गया, और अगर 1 किलो की वैल्यू अगर 20 रुपए है तो करीबन तुम्हारा 10,000 रुपए की वैल्यू के गेहूं खाली इसी तरह चले गए। 500 ग्राम कटा, तो अकाउंट मैनिपुलेट ये कर रहे थे। ये भी एक टेक्निक थी क्या, कि फार्मर्स को लूटा जा सके। तीसरे पॉइंट पे आए तो तीसरे पॉइंट पे ये कहते थे कि प्राइस को लोअर रखना। क्या करना? प्राइस को लोअर रखना, प्राइस को लोअर करना। मतलब कि अगर तुमसे खरीद रहे हैं मार्केट में, अगर 40 रुपए केजी के हिसाब से जा रहा है तो तुमसे 20 रुपए किलो ले लेंगे, तुमसे 30 रुपए किलो ले लेंगे। तो यहां पे क्या करना? फॉल्टी, यानी प्राइस को लोअर करके देना। और अगर सामान बेच भी रहे हैं तो हाइयर प्राइस पे बेचना। किस पे बेचना भैया? हाइयर प्राइस पे बेचना। जो उस समय के जमाने में कमोडिटी की जो प्राइस थी उस प्राइस पे ये बेचा करते थे। मतलब कि तुमसे अगर उस सामान का दाम 30 रुपए है तो तुमसे वो 20 रुपया लिया और मार्केट में हाइयर प्राइस पे बेच दिया। उसका कुछ भी नहीं लगा और तुम्हारा दुनिया भर का समय भी लगा, पैसा भी लगा, उसके बाद तुमको पैसा भी नहीं मिला। आज के समय भी अगर हम देखें तो एक नोट पॉइंट है करीबन 10% के आसपास, करीबन 10% के आसपास हम क्या करते हैं, हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है 10% के आसपास हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है ये आज भी काम बिगड़ जाता है, इसका आज भी काम बिगड़ जाता है। और ओवरऑल प्रोडक्शन में हमको करीबन अभी भी 10% का नुकसान होता है। और वो नुकसान सिर्फ होता है किसकी वजह से? स्टोरेज की वजह से। किसकी वजह से होता है भैया? स्टोरेज की वजह से होता है। हम सामान स्टोर नहीं कर पाते और हमको क्या होता है, करीबन 10% का भी नुकसान आज भी हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये ओवरऑल जो टेक्निक थी पूरी की पूरी सिनेरियो को दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब इनको ठीक करने के लिए, इस पूरे के पूरे मामले को ठीक करने के लिए 4 बेसिक मेजर्स लिए गए थे। ठीक है, इन मामलों को ठीक करने के लिए 4 बेसिक्स मेजर लिए गए थे जिससे इन पूरे के पूरे सिनेरियो को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम उस मेजर्स की बात करें, जो 4 मेजर्स टेक्निक थी जिनमें हम ये बात कर रहे थे, अगर हम पहले मेजर की बात करें, पहले मेजर की अगर हम बात करें तो पहला मेजर क्या कह रहा था? पहला मेजर ये कह रहा था कि रेगुलेशन ऑफ मार्केट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन। ठीक है भैया, ये इसके बारे में बात कर रहे थे कि आप क्या करिए कि आप रेगुलेट करिए मार्केट को और मार्केट को ट्रांसपेरेंट करिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी सामान बिक रहा था उसको ट्रांसपेरेंट करो ना। दुनिया को झूठ क्यों बता रहे हो कि नहीं सामान इतने बिकेगा, उतने में सामान बिकेगा? गवर्नमेंट का यही काम था कि गवर्नमेंट ये करे कि मार्केट को ट्रांसपेरेंट करे। आप चूतिया नहीं बना सकते हैं किसी को। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, भावनाओं में बह गया था मैं, सॉरी बेटा। ठीक, तो रेगुलेशन ऑफ ए मार्केट का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंट मार्केट जो तुम्हारा था, यानी ट्रांसपेरेंट मार्केट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट को आप ट्रांसपेरेंट क्रिएट करिए। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं कि आप कुछ भी उससे दाम ले रहे हैं। वो फार्मर दिन भर काम कर रहा है, उसके यहां पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्या करिए? ट्रांसपेरेंट क्रिएट करिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि रेल क्रिएट करिए, रोडवेज क्रिएट करिए, ये सब आपको क्रिएट करना था। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। भैया सामान आएगा जाएगा कहां से? हवा में तो जाएगा नहीं। अगर हिमाचल प्रदेश से हमको सेव खाना है और मेरा मन यहां पे कर रहा है तो वहां से बारूद बन के उड़ के थोड़ा ना आ जाएगा कि चले सचिन को बड़ा मजा आएगा सेव खाना, उसको चले खिला दे सेव। ऐसा तो होगा नहीं।
तुम्हें कुछ भी, तुम्हें कीवी खाना है, तुम्हें एवोकाडो खाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि उड़ के चला आएगा तुम्हारे मुंह में, तुम सोए हुए हो कि एवोकाडो मुंह में आके गिर गया। ठीक, वो कैसे आएगा तुम्हारे यहां? वो तभी आ पाएगा कि जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा सही होगा। तीसरा की बात करें तो कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करिए आप, कोऑपरेटिव रहिए, कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इसमें बात हो रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, भैया फार्मर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मामला कैसे होगा? फार्मर को एक दूसरे को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा कि फार्मर खाली मजा ले रहे हैं, एक खाली हम खाएंगे दूसरा खाएगा ही नहीं है। एक भोजपुरी में कहावत कही जाती है, बहुत बढ़िया भोजपुरी में कहावत कही जाती है, खेलम ना तो खेलिए बिगाड़ो। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि खेलेंगे भी नहीं और दूसरे का खेल भी बिगाड़ देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा ना। फार्मर को क्या करना होगा? एज अ फार्मर आपको कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना होगा ताकि आप एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सके। ठीक, अगले की बात करें तो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही थी, अगले की बात करें तो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही थी। पॉलिसी कैसे इंस्ट्रूमेंट होगा भैया? पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्रिएट करिए। किसको सपोर्ट क्रिएट करिए भैया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्रिएट करिए कि अगर कोई फार्मर किसी सामान को बेच रहा है तो एक उसका मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू भी तो होना चाहिए। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कि आज भी हमारे यहां खेती होती है। 2014 में जब हम लोग, मतलब कि 2014 की बात करें, जब हम लोग 12th पास करके निकले थे, तो उस समय भी अगर हम वीट की बात करें तो वीट भी उस समय 15 रुपए पर केजी के हिसाब से बिका करता था। कितने रुपए के हिसाब से बिका करता था भैया? 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सामान बिका करता था। ठीक है, और आज हो गया 2022, आज हो गया 2022 और वीट का दाम आज भी हमारे मार्केट में 17 रुपए से लेके 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो करीबन 8 सालों में कितने रुपए का अंतर आया? 3 रुपए का अंतर आया। और आज अगर तेल की बात करें तो डीजल मिल रहा है 90 रुपए किलो। फर्टिलाइजर का दाम जिस जमाने में 500 रुपए हुआ करता था, 300 रुपए हुआ करता था, आज उसका दाम 1200 रुपए है। तो कैसे कोई करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहां जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो कम होता जा रहा है। वजह यही है कि फर्टिलाइजर ऑब्वियस सी बात है महंगे होते जा रहे हैं, सब्सिडी मिल नहीं रही है फार्मर्स को। फार्मर्स करेगा क्या? फांसी तो लगाएगा। तो यहां वही बात हो रही थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए उनको भैया, इससे कम आप नहीं ले सकते हैं। बट गांव में जो छोटे फार्मर्स हैं वो किससे जाके अपनी बातें कहेंगे? उनको तो मार के लात भगा देते हैं, क्या भगो यहां से, क्या तुम्हारी जरूरत है यहां पे? उनको तो लात मार के भगा दिया जाता है ना कि आप भैया आप यहां पे क्या कर रहे हैं, कोई मतलब तो है नहीं आपका यहां रहने का। 1 बीघा खेत लियो, क्या तुम्हारे पास 1 कट्ठा खेत है, क्या बेचोगे? 10 कुंटल गेहूं बेचोगे, कितना मिलेगा तुमको? 2 रुपए में क्या हो जा रहा है तुम्हारा? ऐसे लोग तो बोलते हैं। तो वो क्या करेगा? वो फांसी लगाएगा। बट खैर जो है वो पढ़िए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको प्रोवाइड करना था। मिनिमम मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट जो सरकार इनको देगी वो आपको यहां पे देने की बात कही थी। उसके बाद से क्या करना था कि मेंटेनेंस ऑफ ए बफर स्टॉक। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ ए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को क्रिएट करो। बफर स्टॉक को कैसे क्रिएट कर सकते थे भाई? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो बफर स्टॉक क्रिएट होगा। देखो सब ये खाली अंग्रेजी की बातें हैं, कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है मार्केट में, ऐसा कुछ है भी नहीं, बट ये कह रहे हैं तो ठीक है, हम मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ ए बफर स्टॉक, बफर स्टॉक को क्रिएट करो। अरे कहां से क्रिएट कर लोगे? चलो ठीक है, आज हो भी रहा है और ये अच्छी भी बात है कि आज बफर स्टॉक क्रिएट हो रहा है। हम आज राइस में सबसे ज्यादा हम आज भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ हो सका है किसकी वजह से? HYY सीड्स की वजह से। ठीक है, HYY सीड्स की वजह से आज भी हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा है। वियतनाम के बाद शायद आते हैं कि वियतनाम के पहले हैं हम कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा किसका होता है? किसका? राइस का होता है। क्योंकि बफर स्टॉक जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, खाने वाले होंगे कम, तो ऑब्वियस सी बात है बफर स्टॉक क्रिएट होगा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे का मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन। किसका भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड grain of wheat and sugar through PDS। सरकारी सामान्य दरों पे आपको दिया जाएगा फूड ग्रेन। मतलब कि देखो क्या होता है ना कि सरकार भी अपने अपॉर्चुनिटी रिटेल शॉप भी चलाती है मार्केट में, जिसमें आपको जो फूड ग्रेन है वो ब्लॉक से मिलता है। उस ब्लॉक पे आप जाएंगे और उस ब्लॉक पे आप वहां से फूड ग्रेन खरीद सकते हैं। हर गांव में होता है और हर गांव में एक पार्टिकुलर पीडीएस सिस्टम को तैयार किया जाता है, जिसमें आपको फर्टिलाइजर एक रेट पे, जिसमें आप उस रेट को लेके, मतलब एक मिनिमम रेट पे, ठीक है। बट वो मिनिमम रेट क्या होता है कि वो जिसके पास होता है
वो पहले ही बेच के खाली हो जाता है। वो ट्रक आएगा मान लो 500 बोरी का, तो 500 बोरी की पहले ही बोली लग चुकी है, 500 बोरी आते ही बिक गई है, वो छोटे फार्मर्स को मिलेगी भी नहीं, वो खुद रख लेगा, ठीक है, खुद मार्केट में उसको बेच देगा हायर प्राइस पे। तो खैर ये अलग बात है, बट यहां पे ये क्रिएट होने की बात हो रही थी। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है किसका, इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, ठीक है। इसमें अलग अलग मंडीज के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी मंडीज की बात होगी। तो पहला है तुम्हारी अपना मंडी। ये अपना मंडी कहां पे थी भैया, पंजाब में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद से आ गया तुम्हारा हादसपुर। तो यहां पे अपनी मंडी क्रिएट की गई थी, ठीक है। और एक पुणे में भी था, एक कहां पे था भैया, पुणे में भी था, ठीक है। तो ये अपना मंडी वहां पे क्रिएट किया गया। उसके बाद से आता है राइथू बोरस, नाम भी पढ़ने नहीं आता है हमको। ये देखो, ये वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट हुआ करता था, यह मंडी हुआ करती है कहां पे भैया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहां पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और लास्ट में आता है, इसका नाम था उहावर संडीज, मंडीज का भाई संडीज। ये फॉर्मर मार्केट था कहां का, तमिलनाडु का। तो ये मार्केट क्रिएट किए गए थे, किस लिए क्रिएट किए गए थे, ताकि वहां पे लोग अपने सामानों को क्या कर सकें, जो फार्मर से वो सामान को ले जा सकें और बेच सकें। अभी भी हमको करीबन 27,000 मंडियों की जरूरत है ताकि हम पूरे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर सकें, ठीक है। तो यहां पे अभी भी हमको जरूरत है कुल मिला के फार्मर मार्केट में। अगर हम देखें तो उहावर संडीज, या अगर हम राइथू बोरस की बात करें या अपना मंडी की बात करें, तो ये बेसिक मंडीज हैं जो यहाँ अलग अलग शहरों में खुली हुई हैं। बट अभी भी हमको जरूरत है मंडियों की बहुत ज्यादा, ठीक है, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा जो कम्युनिटी बच जाती है वो ना बच सके। अब देखो, इसके पीछे एक सिनेरियो था। अब क्या हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट्स भी बिकने लगे। अब इंटरनेशनल मार्केट में सामान कैसे बिकेगा, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी गुड्स हैं जो इंटरनेशनली कंट्रोल करते हैं। जैसे लेस की बात हो रही थी, कुरकुरे की बात हो रही थी, ठीक है, लिज्जत पापड़ की बात हो रही थी, ये भी इंटरनेशनली हो गया है। अब तो आपको दुबई, सिंगापुर में भी मिल जाता है, ठीक है। चलो लेस का एग्जांपल लेते हैं। तो लेस क्या चाहिए, लेस को चाहिए पोटैटो। अब ये क्या करेगा, किसी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और उनसे कहेगा कि भैया ऐसा है कि हमको 4 इंच का, कितना भैया, 4 इंच का हमको क्या चाहिए, पोटैटो चाहिए। क्या चाहिए, पोटैटो चाहिए। 4 इंच का मुझे पोटैटो दो स्लॉट में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसे छोटा ही तुम उगा के दे रहे हो, मतलब कि तुम प्रोडक्ट करीबन 4 इंच या 4 इंच से ऊपर का होना चाहिए। उससे नीचे हुआ तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा और तब हम उस पर आपके पैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंच का आपका क्या होगा, पोटैटो आपसे मांगेंगे। अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। कौन सी कहलाई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, जहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो क्या कर रहे थे, फार्मरों से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे कि भैया ऐसा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, आप इसको पूरा करिए, फिर कंप्लीट करके हमको दे दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो नुकसान फार्मर्स का होगा, इसलिए फार्मर्स भी मेहनत करेंगे इस प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में, ठीक है। खैर ये अलग मामला है, ठीक है। अब यहां पे कुछ शिफ्ट इन चेंज की बात हो रही थी, जिससे हम क्या कर रहे थे, ये बात हो रही थी कि आपको अब क्या करना था, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही नहीं रखना था, अब आपको क्या करना था, अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी आपको आना था। किस में आना था भैया, अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी आपको आना था, ठीक है। किस में आना था भैया, अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी आपको आना था, ठीक है। तो अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, भाई फार्मर सिर्फ किस में, खाली फार्मिंग करने से उनका घर थोड़ा ना चलेगा यार, उनको अदर प्रोडक्टिविटी भी तो चाहिए, कुछ अलग काम भी तो चाहिए। हो सकता है फार्मिंग में भी चेंज करें, हम गेहूं चावल उगा रहे हैं, वेजिटेबल उगाएं, फ्रूट उगाएं, केला उगाएं, ठीक, मशरूम उगाएं। तो अब क्या हो रहा था कि इसमें 2 कंडीशंस को तैयार किया गया। पहला तैयार किया गया कि चेंज इन और स्विफ्ट इन क्रॉप फार्मिंग में चेंज लेके आइए आप,
ठीक है, शिफ्ट करिए, क्रॉप फार्मिंग करिए, मतलब कि एक जगह बदले और फिर दूसरा बदले, फिर कभी गेहूं उगाया, कभी चावल उगाया, कभी आलू उगाया, कभी प्याज उगाया, कभी मशरूम उगाया, कभी टमाटर उगाया, कभी केला उगाया, कभी ये सब चीजें आपको उगानी थी। कहने का मतलब ये हो रहा था कि अब आप क्रॉप फार्मिंग को चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्रिएट एक्टिविटी ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी आपको क्रिएट होना था। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता था? फूड प्रोसेसिंग में आ सकते थे तुम, फूड प्रोसेसिंग में, हैंडलूम्स में, क्राफ्ट्स में, पॉल्ट्री में, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अब फार्मिंग के अलावा भी 100 काम आपके पास थे। आपके पास कोई अच्छी जानकारी हो, ठीक है, जैसे गांव देहात में क्या करती हैं कि औरतों के पास अच्छा वो सिलती हैं, मतलब वीविंग बहुत अच्छा करती हैं, तो वो बैग भी बनाती हैं, ठीक है, तो वो बैग भी बना के बेच सकती थी। उसके बाद से पोल्ट्री कर सकते हैं, मुर्गी फार्म कर सकते हैं, आप गाय को पाल सकते थे। तो ये सब सारी चीजों को आपको देख के कुल मिला के सारे सिनेरियोस को समझना था, ठीक है, कि अब आप फार्मिंग ही मत करिए, वुमेन्स को भी डेवलप करना था ना। गांव में तो सिर्फ मर्द ही नहीं थे, अब मर्द क्या थे कि भाई मर्द ऑब्वियस सी बात है गांव पे काम नहीं करेगा, फार्मिंग ज्यादा नहीं करेगा, अब वो उठ के कहां चला गया? अर्बन एरिया में चला गया। रह गई जो औरतें गांव में, उनके पास कोई काम नहीं था, अब वो क्या करेंगी? अब उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो उसको डेवलप करने के लिए आपको क्या करना था? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में ले आना था। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या हो सकता था? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कई तरीके हो सकते थे, या तो आप एनिमल हस्बेंड्री में चले जाइए, या आप फिशिंग करने लगिए, मतलब फिशरीज में आ जाइए, फिर आप आईटी में भी जा सकते थे। मगर लड़कियां आजकल की जो आ रही नहीं, गांव देहात से भी पढ़ी लिखी औरतें कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रही हैं, तो ये सब जो बेसिक आपकी जो नेसेसिटी थी उसको भी क्रिएट करना जरूरी था कि खाली आप एग्रीकल्चर तक मत जुड़े रहिए, आप उससे आगे भी बढ़िए। इसी में कुछ 3-4 बेसिक्स पॉइंट्स उनको हम देखेंगे। फिर हम अब पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट कहता है किसमें? एनिमल हस्बेंडरी में। किसमें भैया? एनिमल हस्बेंडरी। अब एनिमल हस्बेंडरी का मतलब क्या हो गया? मुकाबला ताबड़तोड़ चलेगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये हो गया, इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा 1 नंबर में, मिक्स्ड क्रॉप किसे कहा जाता है? तो मिक्स्ड क्रॉप एनिमल हस्बेंड्री को कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड क्रॉप में मतलब क्या आ गया? काऊ, बफेलो मतलब गाय, भैंस, बकरी, गोट, ठीक है, इन सबको फाउल, इन सब के पालन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि अलग अलग जानवरों के जो पालन हो गया उनको हम मिक्स्ड क्रॉप कहेंगे। पोल्ट्री को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे यहां करीबन 70 मिलियन जो परिवार हैं, मतलब कि 70 मिलियन स्मॉल फार्मर्स कह सकते हो, या मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो इन्हीं चीजों पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो गरीब हैं या गरीबी रेखा से थोड़े नीचे हैं, जिनके पास कुछ 1-2 कट्ठे की ही जमीन है, ठीक है, एकड़ मतलब एकड़ भी नहीं है, कुछ मतलब एक छोटा सा हिस्सा जमीन का है। अब उस जमीन के हिस्से का अगर मैं बात करूं तो वो 70 मिलियन परिवार ऐसे हैं जो करीबन किस में जुड़े हुए हैं? मतलब इस वाले एनिमल हस्बेंड्री में जुड़े हुए हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो करीबन हमारे अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो करीबन 300 मिलियन क्या है? एनिमल्स हस्बेंड्री में इंक्लूड किए गए हैं। मतलब करीबन 300 मिलियन के आसपास जानवर्स की एक सिनेरियो है जिनको पाला जाता है, और सिर्फ इस 300 मिलियन में 108 मिलियन क्या है? सिर्फ भैंसे हैं। 108 मिलियन सिर्फ क्या है? भैंसे हैं, बोफेलोज हैं। तो सबसे ज्यादा कंसिडरेशन किसका है? बोफेलोज का है। उसके बाद से देखें तो सिर्फ इन 300 मिलियन में सिर्फ गाय, भैंस, बकरी की ही बात नहीं हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? कैमल्स की भी बात हो रही थी, राजस्थान साइड में चले जाओ। घोड़ों की बात हो रही थी, हरियाणा साइड, पंजाब साइड में चले जाओ। गधों की बात हो रही थी, झारखंड, यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे गधों को पालना, ये देखो, इसमें हंसने की बात नहीं है। असल में क्या है कि गधों का इस्तेमाल हर जगह होता है, आप गाँव में भी आपको मिल जाएगा, बट उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे आपको गधों की जो तादाद है वो ज्यादा मिलेगी। कारण ये है कि यहाँ पे जो मजदूरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो गधों से होती है, ठीक है। और घोड़े का जो चारा है बहुत महंगा आता है और घोड़े को पालना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो मतलब ये भी कह सकते हो कि गधों की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद से हम लोग भी गधे में ही आते हैं, यूपी से हैं तो ऑब्वियस सी बात है गधे हुए ही। उसके बाद पिग्स की बात करें, मतलब कि क्या हो गया, जो सुअर वगैरह जो पालन होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। सुअर वगैरह मोस्टली यूज किया जाता है किसके लिए, इनके मांसों के लिए यूज किया जाता है जो बाहर की तरफ एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी इसमें कैटेगराइज कर रहा है और ये भी हमको देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करें 1954 से 2014 तक, तो करीबन हमारा मिल्क का जो प्रोडक्शन रहा, किसका रहा भैया, मिल्क का प्रोडक्शन जो रहा ये करीबन 8 गुना हो गया था, यानी 8 टाइम्स ज्यादा हो गया था। कितना हो गया था, 8 गुना ज्यादा हो गया था। ये बहुत अच्छी बात है कि 8 गुना ज्यादा हो गया। अब इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है कि 8 गुना आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ हो पाया किसकी वजह से, ऑपरेशन फ्लड की वजह से। किसकी वजह से हो पाया भैया, ऑपरेशन फ्लड की वजह से। तो ऑपरेशन फ्लड की वजह से हमको ये देखने को मिल रहा था, ठीक है भैया। इसके बाद से आता है क्या, इसके बाद से आता है फिशरीज, मछली पालन जिनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मछली पालन। इस पे एक बात याद रखना, वाटर जो होता है इनके लिए क्या होती है, मदर होती है। क्या होती है, मदर होती है, और प्रोवाइडर भी होती है। क्या होती है भैया, प्रोवाइडर भी होती है, ठीक है भैया। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वाटर क्या होता है, जनरली जो मछली पालन होता है, मछली पालन ऐसी जगह पे होता है जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। राजस्थान में तुम मछली पालन करोगे बारूद बन जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में भी नहीं कर सकते हो, मतलब कि ऐसे इस एरिया में जहां पे पानी का रिसाव बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में कर सकते हो बेशक, झारखंड, यूपी, आप वेस्ट बंगाल में भी कर सकते हैं, केरला में कर सकते हैं, गुजरात में भी कर सकते हैं, तमिलनाडु में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कोस्टल एरियाज जो भी होंगे, गोवा साइड में भी आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो फिशरीज में जो पानी होता है इसको मदर या प्रोवाइडर भी कहा जाता है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन 2017 में पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन बन सके इससे, ठीक है। तो वाटर का मतलब क्या हो गया, मदर हो गया। उसके बाद से ये याद रखना कि करीबन 64%, कितना, 64% जो हो गया ये इनलैंड क्या होता है, इनलैंड फिशिंग होती है। मतलब कि गड्ढा खोन के, ताल बना के, बड़ा सा एकदम बड़ा सा तालाब बनाएंगे, उसमें मछलियों को फेंका जाएगा, मतलब मछली, छोटे बच्चों को उसमें डाला जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, फिर मछली पालन किया जाएगा। तो ये इनलैंड करीबन 64%, 36% किस में होता है, मरीन फिशिंग होती है। कौन सी होती है, मरीन फिशिंग होती है। महाराष्ट्र वगैरह में जो चले जाओगे, समुद्र के एकदम किनारे जो बोट्स लगी होती हैं, ये चली जाती हैं समुद्र में, वहां से मछली मार के ले आती हैं। इस पे भी एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि मोस्टली जो तुम्हारे फिशरीज होते हैं, जो फिशरमैन्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अनएम्प्लॉयड होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कहां पे, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में मछली पालन में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। खैर, ये सिनेरियो पूरा का पूरा टोटल डिपेंड करता है कि जब तक मछली छोटी थी और छोटी से बड़ी हो गई तब तक के लिए सिनेरियो बना रहता है। नहीं तो मछली पालन में अभी के समय अच्छा अमाउंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर थोड़ा सा मछली खाने लगे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा अब ये जो एक जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट वगैरह हो गया है, वो सब जो अच्छे अच्छे मछलियों को प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो घटा भी है। अच्छा, अगर वुमेन प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो वुमेन प्रोस्पेक्टिव पर बात करें तो वुमेन करीबन जो इसमें फिशर्समैन में काम करती हैं, करीबन 60% एक्सपोर्ट मार्केटिंग में होती हैं। किसमें होती हैं भैया, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में होती हैं, मतलब कि सामान बाहर भेजने में। और करीबन 40% क्या होती हैं, इंटरनल मार्केटिंग में होती हैं। कहां होती है भैया, इंटरनल मार्केटिंग होती हैं। आप महाराष्ट्र वगैरह में चले जाओगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि मोस्टली वुमेन्स ही मछलियों को बेच रही होती हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आए तो अगला पॉइंट आता है हॉर्टिकल्चर का। किसका आता है भैया, हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया कि पहला तो वेजिटेबल, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्रूट, ठीक है। पहला हो गया वेजिटेबल, दूसरा हो गया फ्लावर, तीसरा क्या हो गया, फ्रूट। उसके बाद से स्पाइसेस, वाह 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 वाह, मसाले जो है, मसाले हमारे यहाँ बारूद होते हैं। लाल मिर्ची किसी को खिला दो बारूद बन जाएगा। कोई फॉरेनर को बुला के लाओ, कहो कि आओ तुमको कुछ खिलाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। वो सब ड्यू कहते हैं ना कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तुम कहो कि आओ हम तुमको तूफानी करा के दिखाते हैं। मारो 2 चम्मच खाने में, मुर्गा खिलाओ 2 चम्मच लाल मिर्च मार दो, तूफान निकल जाएगा सारा सुबह। सब पता चल जाएगा क्या होता है, तूफान से कैसे खेला जाता है। हम भारतीय रोज खेलते हैं तूफान से, ठीक है। तो हम लोग कोई बारूद बना देंगे, तुरंत खिला दो, पता चला कि बिल्डिंग उड़ा देंगे सब। और उनको खिलाओ जानते हो, लाल मिर्च,
और सत्तू, उसके साथ चिकन चिली और वो भी एकदम तीखा वाला, और बैठा दो एकदम ट्रेन में। और वो कौन सी ट्रेन में, एकदम जो बॉम्बे वगैरह जाती है, एकदम भौकाली वाली ट्रेन, एसी वाली ट्रेन बैठा दो और उनको पानी मत पिलाओ। जो एसी वाली बोगी है ना, कब गर्मा हो जाएगी एकदम पता नहीं चलेगा, पूरा माहौल गर्मा देंगे सब, पता चलेगा ट्रेन उड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट, स्पाइसेस, ये सब जो हो गए। उसके बाद से जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए, अश्वगंधा वगैरह हो गया, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के जो प्रोडक्ट्स हो गए, अश्वगंधा हो गया, गोक्षुरा हो गया, ठीक है, जो हिमालय के आप मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। लीवर 52 में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बताते हैं, अभी शायद मुलेठी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो ये भी सब हमारे यहाँ मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी आप इसी सब किस में आते हैं, ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया लीडर है, किस में लीडर है, मैंगो में, मैंगो में, बनाना, ठीक है, बनाना, केले में, मैंगो में, बनाना में, और किस में भाई, और कोकोनट और कैश्यू में, बादाम में, कैश्यू शायद बादाम ही कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्ल्ड लीडर है। और सेकंड लार्जेस्ट है किसमें, सेकंड लार्जेस्ट किसमें है, ये सीयूटी का एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इन विच फील्ड, इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये वेजिटेबल में आते हैं, किस में आते हैं भाई, वेजिटेबल में आते हैं, और किस में आते हैं, फ्रूट में आते हैं। तो हम इन चीज़ों में आते हैं। तो ये 3 बेसिक पार्ट हो गए थे एनिमल हस्बेंड्री के, फिशरीज के और हॉर्टिकल्चर के। इसी के साथ एक पॉइंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, देखो एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे ही कर सकते हो, एक ही तरीका है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। किसका भैया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इंडिया में पॉसिबिलिटी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इतना फर्टिलाइजर, HYY सीड्स की वजह से इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिया है कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया को समय लगेगा, क्योंकि इतना हमने यूज़ कर लिया है फर्टिलाइजर्स, इतना यूज़ कर लिया है कि सॉयल की जो कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की, वो अगर हम खाली सिंपल डाल भी देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा सा टाइम है, बट हम लोग के गांव उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है। ठीक है, एक झिलवा नाम का पौधा होता है जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है, और वो झिलवा जो होता है वो क्या करते हैं कि हम लोग खेतों में उसको छिटवा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो खेत में छिट जाता है, वो पानी जैसे ही पड़ेगा वो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। अब वो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे तो धान की खेती से पहले हम क्या करते हैं, उसको जुतवा देते हैं पूरे के पूरे खेतों में। अब वो सड़ जाएगा पानी से, और जब सड़ जाता है तो उसको एक तरह से खाद बन जाता है, और उससे जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि फर्टिलाइजर का करीबन 30% जो हम पैसा जो लगा रहे थे, 30% लेस फर्टिलाइजर अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली थ्रू द टाइम। आज के समय हो सकता है कि धीरे धीरे और कम हो जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करिए, किसी भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो भैया व्यवस्था गंभीर हो जाएगी, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। तो ओवरऑल पूरे के पूरा यही है, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसका जो नोट्स है बेटा, नोट्स मैंने बना दिए हैं, और ये नोट्स एनसीईआरटी के क्रक्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्रक्स हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा कोई भी किताब आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, जरूरत भी नहीं है, एक रत्ती की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा कोई भी साइड बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर साइड बुक लेने से अच्छा है कि आप मेरे नोट्स को ही ले लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का नोट्स आपको इस चैप्टर का, अभी मैं जब ये वीडियो जैसे ही जाएगा वैसे ही ये आपका नोट्स भी चले जाएंगे, आप उसको देखिए और इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा चैप्टर का ही काम खत्म, काम 25। आपको दोबारा किसी भी दूसरे बुक की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही बेसिक पॉइंट है, उसको पॉइंट वाइज करके मैंने तैयार किया है ताकि आपको पूरा का पूरा क्रक्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वहां से आपको मिल सके। ठीक है बेटा, तो होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसका पार्ट 1 देख लेना, नहीं तो बारूद बनोगे। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू सो मच।